स्टूडेंट, आप लोग अपनी प्रिपरेशन आई थिंक काफी कर चुके होंगे। अब मैं आपसे कुछ केमिस्ट्री के खास क्वेश्चंस और जो लास्ट चैप्टर आपके दो रह गए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड कार्बन कंपाउंड्स, उसको बहुत फास्ट डिस्कस करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका डिस्कस करने वाला हूं। सॉल्ट का जो लास्ट पार्ट था सेकेंड चैप्टर का, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, तो बहुत ब्रीफ में इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यहाँ देखिए हमारे पास में क्या है, सबसे पहला सॉल्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें NaCl ही चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है वाटर के साथ में। तो ये क्या कहलाता है, ये ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है। जब ब्राइन की बात करते हैं तो ब्राइन होता है हमारा 20% सॉल्ट सोल्यूशन इन द वाटर। ओके, रिएक्शन जहां जहां मेंशन कर रहा हूं ये आपको याद रख लेनी है। सोडियम क्लोराइड वाटर ने हमको NaCl दिया और ये क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बनाया जाता है। इस प्रोसेस में आपने देखा होगा, ये डायग्राम आपके पास में, इसकी डायग्राम की देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनोड में हमको यहाँ पे मिलता है क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, जो कि बाई प्रोडक्ट है। ये भी यूजफुल है, ये भी काम के हैं। एक साथ तीन चीजों को काम की मिल रही है यहाँ पर NaOH का यूज क्या हो रहा है, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। क्लोरीन का बहुत बड़ा यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, CFC बनाने के लिए। और हाइड्रोजन का जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। और अमोनिया की फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन साथ में इसका यूज किया जाता है। फिर अगला हमारे पास में सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बन रहा है। किससे बनाएंगे, स्लेट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेट लाइम। ये बार बार मैंने कुछ नाम आपको याद करवाए, इसको याद रखिएगा। ये स्लेट लाइम है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमको हमारा रिक्वायर्ड सॉल्ट दे रहा है। वाटर प्रूफ की फॉर्मेशन हो रही है, इसके यूजेस क्या हो रहे हैं, ब्लीचिंग के लिए ब्लीचिंग के लिए यूज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। और जर्म फ्री वाटर क्या करते हैं हमको ये प्रोवाइड करता है अगर इसको यूज करते हैं। थर्ड फिर हमारा सॉल्ट है बेकिंग सोडा, बहुत काम का सॉल्ट है। NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे पास में हमें इसे बनाना है। इसको बनाने के लिए देखिए सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2 हमको और अमोनिया गैस, ये चार रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। ये सब के सब बहुत चीप हैं। और अमोनिया गैस अगर है भी तो ये फिर से रिकवर हो जाती है इस प्रोसेस में। ये इसका कंजम्पशन नहीं होता है, ये वापस हम लोग यहां से अमोनियम क्लोराइड से फिर उसको ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना, अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3। अब यहां पर इसके यूज क्या होंगे, बेकिंग पाउडर जो है, अगर हमें बनाना है ब्रेड और दूसरे बेकरी आइटम बनाने के लिए, तो उसको बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है। बस करते क्या, उसमें टार्टरिक एसिड ऐड कर लेते हैं। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं इसको क्या रीजन है ऐड करने का। फिर फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडा एसिड बेस फायर एक्सटिंग्विशर। और एंटासिड में डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। ठीक है, अब इसके बाद में अगला कंपाउंड हमारे पास में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के लिए हमें थोड़ा सा काम करना है। तो क्या करना है वॉशिंग सोडा में, ये जो हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाया था, इसी को हीट अप करेंगे तो NaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको मिल गया। वाटर इसमें ऐड करते ही ये बन गया हमारा NaCO3 जो कि हमारे वॉशिंग सोडा का फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम लोग इसका नाम लिखते हैं। देन यूज क्या हो रहा है, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, बोरक्स बनाने में भी इसकी यूज होती है। और इसका बहुत अच्छा यूज है वाटर की हार्डनेस दूर करने के लिए। हार्ड वाटर कौन होता है, जब भी वाटर में हमारे पास में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट वहां पर डिजोल्व हो जाते हैं तो वाटर वो हार्ड हो जाता है। और वो हार्ड वाटर आपने आगे पढ़ा भी होगा कि इसमें सोप जैसे काम नहीं करता है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर आपका जो है इसमें, हाँ, एक इस रिएक्शन में खास बात क्या थी, यहाँ देखिए मैंने बेकिंग सोडा को यहाँ पर हीटअप किया है, तो क्या बना, NaCO3। अगर इसी बेकिंग सोडा को मैं ब्रेड बनाने के लिए यूज कर लूंगा, उसमें डाल दूंगा, तो वो फ्लफी तो हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेसिक इन नेचर है, और हम जानते हैं बेस कैसे होते हैं, बिटर इन नेचर। तो क्या कर देंगे, उस ब्रेड को बिटरनेस आएगी जब उसको खाएंगे। तो इसलिए इसको ना यूज करके हम लोग इसमें बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए हो गया एसिड, सॉरी हो गया बेस, और ये एसिड, तो एसिड बेस की कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा बनेगा, सोडियम टार्टरेट एक सॉल्ट बन जाता है। अब बिटरनेस खत्म हो गई। तो ये इसका यूज है टार्टरिक एसिड, किस तरह से ये इस बिटरनेस को खत्म कर देता है। आगे बात हो गई फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस।
बहुत काम का ये भी ऐसा सॉल्ट है जो यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा, कभी ऐसा नाम आ जाए तो घबराइए नहीं कि पता नहीं क्या चीज आ गई। किससे बनाते हैं? जिप्सम से। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये जहां जहां 2H2O, हाफ H2O, 10H2O, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यहां पे इसको हीटर किया तो हमें रिक्वायर्ड हमारा सॉल्ट मिल गया। कहां यूज होता है? टॉयज बनाने में इसका यूज करते हैं, और फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एक थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको जहां पे भी लगा देंगे, थोड़ी देर के बाद में जब ड्राई होने के बाद में ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कि हार्ड होता है। तो दैट हार्ड सब्सटेंस सपोर्ट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द बॉडी, और कुछ समय में लिगामेंट्स को एडअप हो जाते हैं। दिस वे वी ट्रीट द फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब यहाँ पर जो है एक खास बात इसी चीज से रिलेटेड है कि इसकी जो स्टोरेज है, इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, हम लोग मॉइस्चर प्रूफ एरिया में इसको रखेंगे, जहां मॉइस्चर ना हो, वैक्यूम या एयर प्रूफ उसमें बैग में भर के। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जिप्सम में। तो ये प्रिकॉशन है, तो याद रखिए, कभी अगर कोई क्वेश्चन कहता है तो आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। Now students, I will discuss some important questions, small questions with you. यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास में दो केस ऐसे आ जाएं, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है पर इनके एमसीक्यू सेम है। ये सपोज करिए 10 सेंटीमीटर है, मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके 4 ऑप्शन मेरे पास में दिए हुए हैं। m इक्वल टू ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया m इक्वल टू 1, मैंने तीसरा ऑप्शन दे दिया दिस, चौथा दे दिया ऑल आर पॉसिबल। ठीक है, अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन क्या है। तो आप अगर यहां देख लो कि ये वैल्यूज दे रखी हैं लेकिन u दे रखा है, v नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसमें v की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है उसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। ठीक है, और यहां पर भी, इसमें भी जो क्या कहते हैं हमारा, इस लेंस में भी इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर हम यहां रखते हैं तो इमेज हमारी यहां कहीं बनती है, और यहां पर इमेज हमारी फोकस से पहले बन जाती है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहां पे इसी क्वेश्चन में बता दूं कि ये फोकस है इसका 10 सेंटीमीटर, ये P दे रखा है, तो अब आपको ये ऑब्जेक्ट दे दिया, मैं पूछ रहा हूं बताइए इसकी इमेज कहां बनेगी। मैं V पूछना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं V इक्वल टू 10, V इक्वल टू -10, V इक्वल टू लेस देन 10। ठीक है, और इसको मैं कर दूं कि अदर साइड। ठीक है, यहां पर P और C के बीच में आपसे पूछ रहा हूं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर कहने का मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो इमेज बनेगी वो इसके बीच में बनने वाली है। तो आंसर इसका हमेशा ये रहेगा कि V लेस देन 10 ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो हमको एमसीक्यू यहां पे इसकी V की जरूरत नहीं थी, ये केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये एक जो हमको बता रहा था कि आपको क्या ये याद है कि मैग्निफिकेशन 1 से कम, मिरर केस में वर्चुअल, दोनों वर्चुअल और रियलिटी में यहां पे बनती हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ पीएच देने जा रहा हूं। यहां पर मेरे पास में 4 सॉल्यूशन है, ए, बी और डी, ये 4 सॉल्यूशन मैंने लिए यहां पर। मैं चारों की पीएच वैल्यू आपको दे रहा हूं 2, 7, 8 एंड 12। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन जो है जो जिंक के साथ में मुझे हाइड्रोजन गैस देने वाला है। तो ऑप्शन यहां पर चारों ऑप्शन बन जाएंगे हमारे ए, बी, सी, डी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक किसके साथ में हाइड्रोजन गैस, यहां पर ये जो सॉल्यूशन है हमारे, इसके साथ में हमें मिलने वाला है। तो इन सॉल्यूशन की पीएच दे रखी है, तो पीएच दे रखी है, तो आप जानते हैं कि जो 12 वाला ये बेसिक इन नेचर है, 8 भी बेसिक इन नेचर है, ये यहां पर न्यूट्रल है, केवल ये एसिड शो कर रहा है।
तो जिंक हमको हाइड्रोजन गैस किसके साथ में, यहां पर जो एसिड है इसके साथ में हमको हाइड्रोजन गैस देने वाला है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम कहते हैं एक मेटल रिबन मैंने लिया है जिसको बर्न मैं करा रहा हूं, और बर्न कराने पे हमें क्या मिली, व्हाइट डेजलिंग। व्हाइट डेजलिंग क्या कहते हैं, यहां पर हमको फ्लेम मिल रही है, ठीक है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिल रही है। तो ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास में ये जो मेटल है, डेफिनेटली मेटल कौन है, मैग्नीशियम मेटल है। तो ये एक अगला क्वेश्चन हो गया यहां पर। तो इस क्वेश्चन में आपको पीएच के बारे में, एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो कैसे भी फॉर्म कर सकता है, आपसे वो जानना चाहता है कि कौन सा इसमें एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। ये तो जिंक या कुछ और मैंने यूज किया, कुछ भी और यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो मेटल हमारे कौन से, यानी कि ये कौन, इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है यहां पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो NaOH है और ये हमारा जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये कह रहा है कि एल्कली है, ये नॉन एल्कली है, ऐसा क्यों है। अगला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, कुछ भी मिल सकते हैं। बस एल्कली के बेस में आपको याद क्या रखना है कि ये जो बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैसे, और ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए इसको एल्कली बोलते हैं। ये नॉन एल्कली हैं, तो वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एल्कली, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं वो एल्कली नहीं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन, हमारे को यहां पर 2 बल्ब दिए गए हैं। ये 2 बल्ब, एक बल्ब मेरा है 12 वॉट का, यहां पर एक बल्ब है 6 वॉट का। ये सर्किट आपको कंप्लीट करके दे देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जो करंट है 6 वॉट में करंट फ्लो कर रही है, 0.02 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, किसमें, 6 वॉट वाले बल्ब में। अब वो कहता है कि बताइए 12 वॉट वाले में करंट क्या फ्लो करेगी। तो देखिए ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको वो सूट करते होंगे। देखिए जब भी कैलकुलेशन ऑप्शन बनते हैं तो जो आप गलती कर रहे होंगे वैसा ऑप्शन यूज रहेगा। आपको लग सकता है कि ये वॉटेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। कोई कह सकता नहीं भाई सीरीज में लगा है करंट कम हो जाएगी। कोई कहता है भैया, कहते हैं इसमें जो है ये सीरीज में सब करंट सेम होती हैं, उतना ही होगा। चौथा आ गया नन तो यहां पे आपको याद रखना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में सेम करंट फ्लो करती है, दिस इज द राइट आंसर। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस में ट्रैप किया जाता है, क्वेश्चन की ट्रैपिंग क्या है। आपको 6 और 12 देकर इस बात के लिए ट्रैप किया जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है कि आप या तो इसे डबल कर दो या इसे हाफ कर दो। अगर आपने पूरे अच्छे से इसको वर्कआउट नहीं किया है, अगर आपको याद है कि दोनों के दोनों सीरीज में अगर कुछ भी गैजेट्स लगे हुए हैं तो दे विल हैव द सेम करंट। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यू में जो डायरेक्ट आपको याद होते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, आपको पता है, जस्ट लाइक जनरल नॉलेज की जो है इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, यूपी के लखनऊ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, स्टैटिक जीके की तरह होता है। उसी तरह से जैसे है कि विच पार्ट ऑफ द सेक्स जो क्रोमोसोम है, विच पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कह रहा है कि वो डिफाइन करता है मेल को। कौन डिफाइन करता है मेल को, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, XO, XX, XY, YY। तो ये जीके की तरह क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 सेकंड लगेगा इसको टिक करने में। तो याद रखिए कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एमसीक्यू में जिसको आपको देखते ही आपको टिक कर लेना है, हार्डली बस रीड करने में जो टाइम लगा है, देन कम टू द कंक्लूजन
एक्स मिल गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है करने के लिए, छोटा सा रिफ्लेक्शन का, मिरर से रिलेटेड या उससे रिलेटेड, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड, ये दो चीजें फिर से समझ लीजिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। मेटल ऑक्साइड हमारे हैं जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड, और एक और है आपका Al2O3। क्या खासियत है इन दोनों की, याद रखिएगा अच्छे से। दोनों एम्फोटेरिक हैं, दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन क्या दे दिया इसमें, इसने आपको 4 ऑक्साइड दे दिए। MgO एक दे दिया, दूसरा उसने आपको दे दिया जिंक ऑक्साइड, तीसरा उसने आपको दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा उसने आपको दे दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन से ऑक्साइड ऐसे हैं। देखिए जो मेटल ऑक्साइड हैं ये जनरली क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होते हैं ये, ठीक है। तो बेसिक इन नेचर के जो ऑक्साइड हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन आसानी से कर लेते हैं। तो कहता है कि इसमें से कौन से ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो यहां पे आपकी जो नॉलेज है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, उसको यूज करना चाहता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यहां पर कुछ भी कह देगा 1 2 2 3 3 4 2 4। तो अब आपको यहां पे टेक करना है, आपको पता है कि ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। तो यानी जो आपने लर्निंग करी है, देखिए फिर समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कुछ भी आपने याद किया है, चाहे आपने फिजिक्स याद करी है, केमिस्ट्री याद करी है, बायो, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस चैप्टर में जाना पड़ेगा। करेंगे कैसे एमसीक्यू, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन से ऑक्साइड ऐसे हैं कि जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं लेकिन साथ में बेस से भी रिएक्ट करते हैं। यानी कि आपसे अब ये बात कर रहा है कि रिएक्शन की एसिड और बेस की बात आ गई है, तो आपको सेकंड चैप्टर में आपको आ जाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो एसिड से इजीली रिएक्शन करते हैं। साथ में भी फिर से याद कर लीजिए कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। हम फिर यहाँ पर पहुंचेंगे कि अब ऐसे कौन से ऑक्साइड हमारे पास में, 2 ही सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए हैं हर बुक में, इसको याद करेंगे और आंसर लिख सकते हैं। तो उसी आपकी नॉलेज को वो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये काम हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन है सोलेनोइड, आप पढ़ चुके होंगे, एक आसान सा चैप्टर है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप जानते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं इस तरह से और इधर से ये एंटर करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, पहला इसमें पूछ रहा है कि जो है ये बताइए कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके बारे में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसके अंदर 0 है अंदर में। दूसरा क्या कह रहा है कि ये स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज कर रही है, कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिक्रीज कर रही है, कहां से, नॉर्थ से साउथ। चौथा ऑप्शन कह रहा है इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सोलेनोइड। सोलेनोइड में थ्रू आउट द कांस्टेंट है, तो याद रखेंगे। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे लाइन होती है वो पैरेलल होती है, कांस्टेंट होती है। तो सोलेनोइड एक आसान सा टॉपिक है, इसमें आगे आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सॉफ्ट आयरन को इंक्लूड करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं। कभी इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज और इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। अगर मैंने यहाँ पे स्टील डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा। हम करंट ऑफ करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज
नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा। फिर एक और एमसीक्यू जो कि एक आसान से एमसीक्यू था, बस आपको पता ये रखना था कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती हैं और कांस्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद में जो है एंटासिड, इंडाइजेशन में एंटासिड यूज करते हैं हम लोग, और एम्फोटेरिक सॉल्ट हमारा हो चुका है। अब आते हैं मेटल की कुछ रिएक्शंस के बारे में हम बात कर लें यहां पर, कि मेटल की रिएक्शन में देखना चाहता हूं वाटर के साथ में। इसके 3 केस हैं, क्योंकि जितने मेटल हमारे हैं वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम पोटेशियम जो रिएक्ट करेंगे ये हमको वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये हमको देने वाले ऑक्साइड NaOH या KOH हमको देने वाले हैं। साथ में हीट इसमें हाइड्रोजन निकलेगी और हीट भी निकलेगी। यहां पर बहुत फास्ट रिएक्शन होगी है, लेकिन वाटर जो होगा यहां पे कोल्ड वाटर होगा। मेरा एम्फेसिस यहां पर है कि वाटर कैसा लेना है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उसके साथ में क्या लेना है। अब अगर यही क्या कहते हैं मैं कैल्शियम के साथ में ये रिएक्शन करना चाहता हूं, आउटपुट तो मेरा सेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां बनने वाला, हाइड्रोजन बनने वाला है। यहां पे जो वाटर है ये भी हमारा हम कोल्ड लेके चलेंगे, लेकिन ये रिएक्शन इससे स्लो रिएक्शन होगी, उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होगी। ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होगी, ये थोड़ी सी कम वायलेंट होगी। तो ये कैल्शियम के लिए हो गया। अब आते हैं यहां पर हम मैग्नीशियम की बात करें। अगर मैग्नीशियम के रिएक्शन में कराना चाहता हूं तो मैग्नीशियम की रिएक्शन में वाटर कैसा रहेगा, हॉट, प्रोडक्ट वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब कुछ वही, क्योंकि राइट साइड में तो सभी कुछ वही हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, सब कुछ वही होगा। तो और एक बहुत खास केस हम बात करेंगे एल्युमिनियम की, आयरन की और जिंक की। ये जब भी रिएक्शन करेंगे हम लिखेंगे तो वाटर यहां पे, लेकिन ये रिएक्शन होती है स्टीम के साथ में, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां पर। वायलेंट रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर, लेस वायलेंट विद द कोल्ड हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज कर रही है धीरे धीरे। इसी रिएक्टिविटी के चलते जब ये मेटल्स हमारे एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये हमने किसके साथ में देखा था, वाटर के साथ में देखा था। तो एसिड के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टिविटी हमारी कैसे चेंज होती है, सोडियम, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद में जिंक और Fe, इस ऑर्डर में रिएक्टिविटीज की डिक्रीज करती चली जाएगी। क्या कॉपर रिएक्शन करेगा? अगर मैं एसिड के साथ में बात करूं तो कॉपर के साथ अगर एसिड की रिएक्शन में कराना चाहूंगा तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा आपने रिएक्टिविटी सीरीज में इसको देखा था कि कॉपर जो है वो नीचे था हाइड्रोजन के, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देता है। ओके, तो यहां तक इतना आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं मेटल्स को हमने जान लिया। अब बात करते हैं इसकी एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो कहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, ओर्स हमें लिए एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास में जो मेटल है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव जो हमारे पास में मेटल्स हैं कौन है, सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मेटल्स हैं, इसकी हम लोग एक्सट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल का जो हमारे पास में सॉल्ट है वहां से उसको मेटल को सेपरेट करने का जो वे है दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। तो इसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा पूछने बताने वाली बात नहीं होती है। जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि कॉपर और मरकरी, इनका जो एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं, हाँ इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है हमारे लो रिएक्टिव वाले मैटर में। तो ये अगर ये सल्फाइड के ओर से हमारे पास में,
तो हम जानते हैं सल्फाइड ओर्स को हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है हम लोग करेंगे रोस्टिंग कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास में कार्बोनेट ओर है, जो कार्बोनेट ओर्स हैं उसको हमें क्या करना होता है, उसका करना होता है हमको कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करना होता है। कैल्सिनेशन कौन सा प्रोसेस है कि जब हीटिंग कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये क्या है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब इसको याद कैसे रखें, तो कि कार्बोनेट के पास में ऑलरेडी बहुत सारी ऑक्सीजन है, ये एक और इस CO3 है, बहुत ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें यहां पे इसको अलग करना है। तो यहां से हमको मिलता है क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब मान लीजिए हमारे पास में सल्फाइड ओर है कोई, तो सल्फाइड ओर्स को हमें क्या करना होता है, इसकी करनी होती है रोस्टिंग। यहां भी जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे यहां पर इन एक्सेस ऑफ एयर, यहां पे एक्सेस ऑफ एयर करेंगे तो जिसका सल्फर है वो SO2 बन के अलग हो जाएगा, फिर से मुझे मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, फिर से बन जाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड। तो ये दो प्रोसेस हैं हमारे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के, जो यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आता है मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल्स हमारे पास में हैं, जिंक जैसे, आयरन जैसे जो हमारे पास में मेटल हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास में हैं। तो इसमें जिंक और इस तरह के जो मेटल हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर भी हीटिंग करनी है। हीटिंग करने के बाद में चाहे वो कार्बोनेट का ओर है या सल्फाइड का ओर है, दोनों से हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा मेटल ऑक्साइड। इसको मैंने करा था कैल्सिनेशन से, इसको मैंने किया था रोस्टिंग से। अब जितने भी लो रिएक्टिव वाले हैं या मॉडरेट वाले हैं, हम लोग लैंड कर रहे हैं अब मेटल ऑक्साइड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड पे हम जब पहुंच गए हैं, अगला स्टेप हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड में से मुझे ऑक्सीजन निकालनी है। तो यानी कि मैं करूंगा रिडक्शन। अब हम रिडक्शन जब कर देंगे तो हमको मिल जाता है मेटल। अब ये मेटल कैसा है, ये इम्प्योर मेटल है। ठीक है, इम्प्योर मेटल आ गया। और रिडक्शन करने के लिए यूज किसको करेंगे हम लोग, रिडक्शन बाई, हम इसमें कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग रिडक्शन के लिए। एल्यूमिनियम का एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है, बता सकते हैं कहां पर, रिडक्शन के लिए किसी प्रोसेस में, आयरन के ओर में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बताने जा रहा हूं। आयरन को रिड्यूस करने के लिए, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस करने के लिए हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, और हमको मिल जाएगा आयरन अलग, और यहां मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हमारी, ये रिएक्शन कहलाती है थर्माइट रिएक्शन। क्या कहलाती है, थर्माइट रिएक्शन कहलाती है बच्चों ये। ठीक है, तो यहां पर ये आयरन जो है मोल्टेन फॉर्म में आता है, मोल्टेन फॉर्म में आता है। अब इसका यूज क्या है कि जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि क्रैक हो जाते हैं, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ले जाके सिंपल, कोई हीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं कराना, एल्यूमिनियम के डालते ही ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और ये आयरन मोल्टेन फॉर्म में निकलता है। तो उसमें ड्रॉप करके जो ब्रेकेज पार्ट है, यहाँ पे अगर जो रेलवे ट्रैक है हमारा, अगर यहाँ पे ये ब्रेक कर गया है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे इसकी फिलिंग कर दी जाती है और ये ट्रैक हमारा, इसकी वेल्डिंग हो जाती है। तो ये बहुत आसान सी वेल्डिंग है। तो यहां तक आपका ये हो गया मेटलर्जी का पार्ट, एक्सट्रैक्शन का पार्ट। अब इसके आगे जो है हम, तो ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल तक के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किए जो फिनिश हो गए।
अब एक लास्ट वीडियो मैं आपको देने वाला हूं जो कि कार्बन कंपाउंड से टिप्स में छोटे छोटे पॉइंट्स में आई विल ट्राई टू फिनिश दैट चैप्टर, उसको देखना मत भूलिएगा। इमीडिएट इसके बाद में दोनों वीडियो में साथ साथ आपको देने वाला हूं।